पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी और साल एंड हो गया, ठीक है। अब अगला साल आ चुका है और अगले साल में और कुछ नहीं होना, पेमेंट आनी है। लेकिन मजे की बात है पेमेंट पहले आ रही है, तो ध्यान रखना, इसीलिए उसने कहा था डेट वाइज। लेकिन अगर आप डेट आगे भी कर दो खैर है, 10 जनवरी लिख देना बस उसके सामने, रेवेन्यू पहले रिकॉर्ड कर भी जाते हो तो खैर। तो पेमेंट 10 जनवरी को आ गई है तो कोई बात नहीं, कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन रिसीवेबल पूरा 860 नहीं है, 755 हो गया, ठीक है। और फिर 15 जनवरी को, इसलिए मैंने डेट्स लिख दी थी ऐसे, ठीक है। 15 जनवरी को फिर रेवेन्यू बुक करोगे तो रेवेन्यू बुक करते हुए फिर कैश नहीं आना, रेवेन्यू फिर वो 4000 का 215 के हिसाब से वही बुक करना है जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में पड़ा होगा, आप देखोगे, ठीक है। तो 2000 यहां पे लिख रहा हूं फॉर द ईयर एंडेड 31, यहाँ पे लाइन तो कम से कम लगा देना, साल मुक गया साडा, ठीक है। ये नाम हमारा ईयर एंड हो गया यहाँ पे, ठीक है जी। और डी चौड़ी एंटर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। तो कहते हैं मतलब आपको सारा दिन पढ़ाता रहे R2 वालों को, लेकिन क्या करें, औरों को भी पढ़ाना होता है ना, औरों को भी पढ़ाना होता है और आपने खत्म भी करना होता है। तो 10 जनवरी को क्या करेंगे, पैसे रिसीव करेंगे बिरयानी वाले भाई, ठीक है। मैं बिरयानी वाला हूँ, ठीक है ना, तो ये मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बताओ, वो दोनों तो उधर चले गए ना। अगला ऑर्डर शरद नान का है, 10 जनवरी 2019 को कैश रिसीव हुआ, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। अब यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री वर्किंग कर लो ना, क्योंकि अभी पता नहीं है ना। इधर देखो 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 देखो, ये रिसीवेबल तो रिसीव हो गए, कहानी खत्म हो गई थी, वो कुछ ज्यादा आ गया था तो अब उसी की एडजस्टमेंट तो अब कर रहे हैं रिसीवेबल में, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखना है जी रिसीवेबल 860 माइनस 105। तो 860 माइनस 105 कितना आता है, तो 755 रुपये सरासिफ उसको भेज देंगे, ठीक है। बिल भी उसमें 755 की बना के भेजा है, बीच में बकाया भी लिखा हुआ था। बकाया मतलब पिछली परचेज की एडजस्टमेंट। साढ़े को जी अंग्रेजी नहीं सी बन रही, उर्दू सॉरी, अब तरमीम अच्छा जी, अच्छा जी। अब 15 जनवरी को क्या किया इसने, 15 जनवरी को गुड्स डिलीवर किए हैं। अब देखो ना, ये सारा कुछ पढ़ के आए हैं तो इस काबिल हुए हैं कि रेवेन्यू आप फॉर श्योर कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं रेवेन्यू 15 को रिकॉर्ड होना है। अब पिछली मेहनत हुई पड़ी थी, पीओ ओवर टाइम, पीओ इन टाइम। कल का लेक्चर आपने तो लिया नहीं है, बड़ा हमने धोया इसको, चीज़ है इस चीज़ को, ओवर टाइम वाले को। शुक्र करो भी ओवर टाइम वाला चल नहीं रहा, अभी एट अ पॉइंट इन टाइम चल रहा है, तो लेक्चर ले लेना आप, ठीक है। तो अब सेल बुक करनी है, जिस दिन ये चीज़ें डिलीवर की हैं उस दिन रेवेन्यू बुक करेगा। अब रेवेन्यू बुक करना है कितनी कितनी बिरयानियों का, मैंने 4000 बिरयानियों का, ठीक है। 4000 बिरयानियां, वैसे आपस की बात है ये लिखा हुआ है लेकिन मैं दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है। 4000 बिरयानियां इंटू रुपीज 215, आंसर इज 860, बिल्कुल 860 ही होना था। और यही 860 अब कैश में नहीं आना, रिसीवेबल वगैरह नहीं है, बल्कि ऑलरेडी पैसे पहले ही आ गए हैं, तो ये तो इसी को उल्टाते तो आपका 860 ही आ जाना था। खैर चलें, मैंने फिर भी लिख दिया। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को रिवर्स करके खत्म कर दें आप, खत्म होगी अब मेरी ये लायबिलिटी टू प्रोवाइड बिरयानियां इन फ्यूचर था, तो वो हो गया काम अब, ठीक है। तो ये जनाब आपकी पार्ट ए की जर्नल एंट्रीज है, ये 10 नंबर के लिए थी, ठीक है। और इससे आगे सरद नान वाले ऑर्डर की अकाउंटिंग करते हैं, सरासिफ वाले ऑर्डर की अकाउंटिंग खत्म। हाँ जी, समझ आता है, मुश्किल तो नहीं लग रहा। चले, आज फिर 2:15 से 4:15 भी है, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन देखेंगे, 6-7 सवाल करेंगे एक जैसे। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई करना है तो कैसे करना है, तो क्या करना है। तो अब बस मेरा दिल ये है अभी ये फटाफट करके तो देखते हैं अगला काम। डिस्काउंट वाउचर को छेड़ना चाह रहा हूँ, एक वो कर लें आज, उसके बाद फिर कुछ डिस्काउंटिंग के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेंगे। फिर दूसरी क्लास में कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के बाद फिर मज़ीद डिस्काउंटिंग की बात कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की कर लेंगे। एक कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम होता है वो मंडे को करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। प्लस कुछ छोटी मोटी जो चीज़ें और रह रही हैं, बाकी सिग्निफिकेंट पोर्शन आपके स्टैंडर्ड का ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। आज इंशाल्लाह सिग्निफिकेंट
यानी आप किताब खोल कर देखोगे, पास पेपर्स खोल कर देखोगे, 90% शायद सवाल आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये होने वाले हैं हमसे, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी 2 दिन शायद मंडे ट्यूसडे लग ही जाए इस पर, ठीक है। अच्छा जी, अब पार्ट बी आ गया जी। लो जी, ऑन यकम फरवरी 19 टी एंटर्ड इनटू अ 6 month कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर कस्टमर बीटा, सर अदनान आ गए, फॉर सेल ऑफ बिरयानी फॉर 250 पर यूनिट अंडर फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। अब ये पुराना सप्लायर है सर अदनान का, ठीक है ना, तो ये पहले से चल रहा है मामला इनका। तो कहता है इफ़ सर अदनान परचेजेज मोर देन 15,000, फिर उसने आगे से वो थ्रेशोल्ड भी ऐसे ही रखा हुआ है, इफ सर अदनान परचेजेज मोर देन 15,000 यूनिट्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, द प्राइस पर यूनिट वुड बी रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस टू 215। अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश होगा डिलीवरी पे। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है इनका, नॉर्मल पहले से चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट। सर अदनान ने कहा हुआ है जिस दिन चीज़ें आ जाएंगी उस दिन तुम्हारा रिसीवल अनकंडीशनल। और उसने क्या कहा है, सर अगर आपने 15,000 से ज़्यादा यूनिट्स खरीद लिए इस 6 महीने में तो मैं रिट्रोस्पेक्टिव 215 रुपये पर आपको डिब्बे की जो है फ़रोख्त करूँगा, ठीक है, यानी डिस्काउंट दे दूँगा। और उसको ही पता है, चीता आदमी है, इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे कह रहा है टी कंक्लूड्स दैट बीटा विल मीट 15,000 यूनिट थ्रेशोल्ड। इसका मतलब 250 वाली कहानी ना होगी, ना फिर उसकी एडजस्टमेंट होगी अगर 15,000 तक ही रहा। और अगर तुम्हारे वाली बात 15,000 पे नहीं जाता तो फिर वो मजीद रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगा, क्योंकि आज पता है मसला क्या होना है, बिल 250 का ही बना के भेजना है उसने सर अदनान को, बिल में 215 नहीं लिखेगा, क्योंकि सर अदनान को उसने क्या कहा है 15,000 से ऊपर, या तो सर अदनान पहला ऑर्डर ही 15,000 बिरयानी का दे दे, फिर तो बिल ही 215 का आएगा। लेकिन सर अदनान पहला ऑर्डर अगर 10,000 बिरयानियों का दे रहे हैं तो फिर बिल के ऊपर 215 नहीं हो सकता, 250 होगा, लेकिन वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा 215, बाकी वो आज ही लायबिलिटी बना लेगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, ठीक है। ये ज़्यादा आसान है। खैर चले, ये कहता है जी कि ये ऑर्डर सर अदनान ने प्लेस किए 14 फरवरी को 10,000 बिरयानियों का, और ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल हो रहा है। ये ऑर्डर फ़ोन करते हैं, फिर वो आगे तैयारी शारी करता है, वो आगे ढेर सारी पता है 10,000 बिरयानियाँ बनानी है तो वो मुर्गियों का पूरा ट्रक मंगवाएगा, हैं जी, उसके बाद फिर वो उसको तैयार करेगा, सारी तैयारी शारी करते उसको डिलीवर करते उसको तकरीबन 14 दिन लग जाते हैं। तो बहरहाल ये एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ऑर्डर डेट पे कुछ भी नहीं होना, ना इधर ना इधर। पहले केस में तो ऑर्डर डेट पे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि अनकंडीशनल राइट सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स पे आ जाना था तो फिर ये डेट रेलेवेंट हो गई थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये इररेलेवेंट डेट है। ये दोनों केसेस में ऑर्डर आना है पर ठीक है, जिस दिन कंट्रोल ट्रांसफ़र होना है उसी दिन अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश होना है, डिलीवरी ऑफ गुड्स पे कंट्रोल के ट्रांसफ़र के दिन। तो 28 फरवरी से ही कहानी शुरू होगी। अब 28 फरवरी 19 को पहली एंट्री करेगा सेलर, और पैसे चूँकि सर ने 20 मार्च को भेजे हैं इसलिए ये पता नहीं स्टार कहाँ से आ गए, चलो। तो 28 फरवरी को ये बिरयानियाँ भेज कर बुक करेगा एंट्री रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, और 20 मार्च को पैसे भी आ जाएंगे, सारे ही आएंगे 250 के हिसाब से। फिर जैसे ही यकम जून को ऑर्डर रिसीव करेगा, अच्छा ऑर्डर डेट पर ही एडजस्टमेंट कर लो, आपकी मर्जी है, नहीं तो ज़्यादा बेहतर है एक ही तरह रखो, ठीक है। 15 जुलाई पर ही जब चीज़ें भेजेगा उसी दिन बिल एडजस्ट करके भेज देगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये 2 केसेस बनते हैं, पहला ऑर्डर और दूसरा ऑर्डर पार्ट बी के लिए, ठीक है। तो ऑर्डर 1 इसी तरह से डेट बनाने की कोशिश करो, जल्दी करो, ट्राई तो करो। ट्राई करने में कोई मज़ायका नहीं है अदनान भाई, आपके नाम का ऑर्डर क्या आ गया, आप ट्राई नहीं कर रहे। हाँ जी, पहला ऑर्डर हो चाहे सब्सीक्वेंट ऑर्डर हो, रिसीवेबल किस दिन बुक करेगा, रिसीवेबल किस दिन बुक करेगा अपॉन डिलीवरी 28 फेब, ठीक है, सही है। उसके बाद रेवेन्यू किस दिन बुक करेगा, कॉन्ट्रैक्ट एसेट तो इधर है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट सिर्फ एक दफ़ा आया बस, ये इस सवाल में एक ही दफ़ा आया, वो पहले ऑर्डर में सरासिब वाले में कंडीशनल राइट था, वरना तो नॉर्मली ये नहीं आता, ठीक है। रेवेन्यू किस दिन बुक करेगा, जिस दिन गुड्स डिलीवर कर रहा है, ठीक है, यानी इसी 28 फरवरी को।
और पेमेंट इसको किस दिन आएगी? 20 मार्च। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से इसका दूसरा ऑर्डर है, इस पार्ट का ये दूसरा ऑर्डर जो है इसी तरह से वो भी इसी तरह से आ जाना है। ठीक है, तो ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बीच में एडजस्टमेंट हम कर लेंगे। वो जो एडजस्टमेंट करनी है ना रिट्रोस्पेक्टिव वाली, वो सिंपल सी चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, मुश्किल सवाल आपने कर लिया। तो सब्सीक्वेंट ऑर्डर, हमारा सेकंड ऑर्डर जो है वो क्या है जी? 15 जुलाई को गुड्स डिलीवर हुई हैं, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा और रिसीवेबल 15 जुलाई को, 15 जुलाई को, और पेमेंट रिसीव करेगा इनकी 18 जुलाई को। ठीक है जी, सही है। अभी तो आसान काम है। तो पहला ऑर्डर शुरू करते हैं जी। 28 को रिसीवेबल डेबिट करेगा पूरा 250 के हिसाब से, लेकिन रेवेन्यू बुक करेगा 215 के हिसाब से और बाकी का कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में रखेगा। देखो ना, अगर सरदनान ने अगला ऑर्डर प्लेस ना किया, 15,000 से ऊपर ना गया, तो इस लायबिलिटी को डेबिट करके फिर उस दिन रेवेन्यू बना लेगा जब जिस दिन 6 महीने पूरे होंगे। ठीक है, लेकिन आज एस्टीमेट की बेस पर इसने उतना ही रिकॉर्ड करना है जितना इसको लग रहा है कि हो जाना है रेवेन्यू मेरा। तो फॉर द ईयर एंडेड, वी पार्ट में फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, शायद आई कैप ने ना मेरे ख्याल में दोनों को इकट्ठा किया होगा 18, आई थिंक, मुझे याद पड़ता है जहाँ तक आई कैप ने दोनों को इकट्ठा कर दिया उन्हें 18 के अंदर ही ऐसे। लेकिन मैंने पार्ट ए भी है, शायद ना किया हो, शायद इकट्ठा भी कर दिया हो 31 दिसंबर 18, 12 लिए ऐसे। ठीक है, इकट्ठा नहीं करना आपने। अब पहला ऑर्डर किस दिन? 28 फरवरी को। की बात है, देख लूँ जाके, जो सौंगे सी तुसी, मैंने लगता है कोई गड़बड़ ना कर रहे हो। 28 फरवरी को लिख लूँ, बड़ी मेहरबानी। 28 फरवरी को, 28 फरवरी 2018, 19 है, 19 है, सारा कुछ ही 19 में है। सुभान अल्लाह, तो मौजां लग गई हैं फिर ते 18 उंजी टे लगा। चलो बहुत अच्छी बात है, ये तो वेरी वेरी गुड हो गया। तो ये तो पहला ऑर्डर तो 18 में नहीं था, ये भी 19 में था। माशाल्लाह, सरदनान ने सारे ऑर्डर ही 19 में। चलो ये तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। ठीक है जी, फॉर द ईयर 19 ही करना होते कर लेना। 28 फरवरी 19, पहले ये सही लिख गया था, तो मुझे लगा शायद मैंने गलत लिख दिया। अच्छा, 28 फरवरी 19, अब ठीक है, और डेट ही बदलनी थी ना। अब इस दिन क्या हुआ है, बयानियाँ रिसीव हुई हैं सरदनान को, तो सेलर ने कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया, तो सेलर रेवेन्यू बुक करे और अनकंडीशनल राइट भी आ गया, तो रिसीवेबल बुक करे। तो रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। कितनी बयानियाँ हैं? 10,000। हर बयानी की कीमत 250 में 215। अब यहीं पे तो गेम पड़नी है। यहाँ पर 215 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर बिल जो उसने बनाकर भेजा होगा उसमें लिखा होगा 10,000 बयानियाँ इंटू 250। अब गेम ऑन हुई है ना असल में। रिसीवेबल कितना? 2100, 2500 यार। रिसीवेबल कितना मैंने बोला? रिसीवेबल कितना है? 2500, लेकिन रेवेन्यू कितना है? ये आपका 2150 होना है मेरे ख्याल, ऐसा ही है। अब बाकी फिर क्या करें? आज लायबिलिटी बना लो, हो सकता है एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सर का ऑर्डर 15 से ऊपर चला जाए और आपको ये रिट्रोस्पेक्टिव जाकर फिर डिस्काउंट देना पड़े। बाद में भी तो सेल को एडजस्ट करना था। वो पिछले केस में इसलिए क्या था कि हमारा अंदाजा था कि वो नहीं आएंगे, सर आसिफ का ऑर्डर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें तो भाई आज ही फिर उम्मीद के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ये बुक करके रख लो। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में भी आप चाहो तो यूँ भी कर सकते हो, ज़रा आसानी हो जाए बाद में, अगर आप करना चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में भी यूँ कर सकते हो कि हमने ना सोचा है कि 10,000 यूनिट्स पर हर एक के ऊपर 35 का डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये लिख लें या बैलेंसिंग लिख लें, आपकी मर्जी है। ये बात समझ आई है थोड़ी? इससे बेहतर हुआ है या ये बैलेंसिंग लिखें? ये लिखा रहे, ठीक है? नहीं समझ आया? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद अगला काम क्या हो रहा है? पहले ऑर्डर के अंदर 28 फरवरी को ये दोनों हो गया, पेमेंट आ रही है 20 मार्च को, पेमेंट 20 मार्च को आ गई। ये तो बहुत आसान है, पूरे पैसे रिसीव कर लेने हैं जिन्होंने।
अब रिसीवेबल तो यही रिसीव होना है, तो कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, अलग कहानी चलती है रेवेन्यू की, अलग कहानी चलती है कैश की। तो रिसीवेबल पूरा रिसीव हो गया 2500 का, ठीक है जी, और उसके बाद कहानी खत्म हो गई इसकी। नेक्स्ट, अब सेकंड ऑर्डर की बारी आती है। तो सेकंड ऑर्डर का 15 जुलाई 19 पर रिसीवेबल भी बुक करना है और रेवेन्यू भी बुक करना है, लेकिन जैसे ही ये 15 जुलाई को आपको ऑर्डर रिसीव होना है, मतलब ऑर्डर रिसीव होना थोड़ा पहले है, 15 जुलाई को है क्या, 15 को ट्रांसफर कर रहे हैं, यकम जून को छोड़ो, ठीक है ना, 15 जुलाई पे ही रखो इसको, बात तो एक ही है, ठीक है। तो 15 जुलाई को आपने पहले ये रिसीवेबल बुक कर लेना है, ठीक है। फिर आपको ख्याल आना है ओहो डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। अब रेवेन्यू नहीं उल्टाना, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी पहले ही पड़ी हुई है 350 की, उसको डेबिट कर देंगे और रिसीवेबल को क्रेडिट कर लें, वही बिल उसी तरह से इसको भी, इसको बस यही आता है कि बिल के अंदर बकाया लिख कर भेज दूँ मैं, तो सरदनान को भी इसने वही बिल भेज देना है जिसके अंदर वो लिखेगा इतने बनते थे जी, इतने पिछले दफा का आ गया एडजस्टमेंट और ये आपने अब देना, नॉर्मल ऐसा ही होता है। बाकी वो कैश भी लिख दे तो कोई हर्ज नहीं है। तो 15 जुलाई को पहले रिसीवेबल बुक करें 8000 बयानियों का 215 के हिसाब से, और उसके बाद एडजस्टमेंट डाल दें 15 जुलाई को जो आपने लायबिलिटी बुक की हुई थी। तो 15 जुलाई 2019 पर तुमने कहा था डेट बगैर नंबर नहीं मिलने, ध्यान से डेट लिखी जी। रेवेन्यू बुक करें और रिसीवेबल बुक करें, तो रिसीवेबल डेबिट, अच्छा अब ये वाला रिसीवेबल कितने बुक के कितने हैं डिब्बे, कितने 8000, ये कितने रुपए के हिसाब से, 250 के हिसाब से, ना ना ना, ये तो होना ही 215 के हिसाब से है, ठीक है जी। और इसका रेवेन्यू भी बुक कर लें। अब ये रेवेन्यू भी कितने से बुक होना है लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन चलो मैं फिर भी लिख देता हूँ, 8000 इंटू 215 जी 1720। अच्छा रेवेन्यू तो पहले भी हमने इसी हिसाब से बुक किया था, 1720 सॉरी 215 के हिसाब से ना। चल अब साथ ही वो ख्याल आया, हाँ यार जो सोचा था वही हुआ, जो सोचा था वही हुआ। तो अब दो ऑप्शंस हैं 15 जुलाई को, या तो बंदा भेज दे और बंदा भेजकर, ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी तो खत्म हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी तो अब खत्म हो गई है, ठीक है। इसको रिवर्स कर देना है आपने 350 से, ठीक है। ये कर लें 10,000 यूनिट्स के ऊपर जो आपने 35 रुपए का डिस्काउंट देना था दे लिया ना, ये वही ये डेबिट कहानी खत्म। अब दो ऑप्शंस हैं, आप बंदा भेज कर कैश जेब दराज से निकालें, बंदे को कहें और जाकर यार सरदनान को पकड़ाओ। सरदनान ने कहा नहीं यार ठीक है, अब क्या वो कैश लेके आएगा, आपको मैंने बिल तो पे करना ही इन चीज़ों का, बिल में एडजस्ट कर दो, ठीक है। तो फिर आप दोनों ऑप्शंस आपके पास होते हैं सवाल की खामोशी में, तो आसान यही है, आप रिसीवेबल को क्या कर दो 350 से क्रेडिट, और उसके बाद फिर आखिरी 18 जुलाई को एंट्री आ रही है जिस दिन आपने पेमेंट करनी है, तो कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, लेकिन अब रिसीवेबल को एडजस्ट कर लो, रिसीवेबल 1720 का था और 350 की एडजस्टमेंट वो बिल के अंदर, तो 1720 माइनस 350 कितना आ गया 1370, ठीक है जी। ये तो सारी एंट्रीज एक ही साल के अंदर आ गई, और ये जनाब आपका 14 नंबर का सवाल। सोच से कहीं ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, असल तो ये है कि जो पढ़ा जाए वो समझ आता रहे, ठीक है, आगे दौड़ पीछे छोड़ ना हो बस। जब उस्ताद थोड़ा ज़्यादा पढ़ाने लग जाता है ना तो स्पीड ऑटोमेटिकली इसकी स्लो भी हुई होती है। आप लोगों को भी लगता होगा यार क्या है यार, मुदानी डाली इसने पानी में, मक्खन मुक्खन आ नहीं रहा, लेकिन क्या करें बेटा, मगरों उतारना भी तो प्रॉपर तरीके से ही होता है ना। ले आओ भाई। अच्छा जी, अब ये रिसीवेबल वाली बात और कॉन्ट्रैक्ट एसेट वाली बात और रेवेन्यू वाली बात कुछ क्लियर हो गई है। ये सवाल सिर्फ इसीलिए था कि ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब ये वैसे नीयत में कल की नीयत में था ये सवाल, लेकिन आज हुआ है, ठीक है। आ जाओ, इसका मतलब हम एक दिन तो मेरे टारगेट से भी पीछे चल रहे हैं, जो मेरा टारगेट होता है ना। वो कल वाली बात आपकी याद आ गई
कि आप कैमरे को देख के एस्टिमेट लगा के आते हैं ना, कि कैमरे ने आगे बैठा होना, और नहीं बंदा जब देखता है तो जाहिर सी बात है लगता है यार हाँ ये तो बस ये है, लेकिन जब वो बंदा पढ़ाने लगता है, बच्चे को समझाने लगता है, तो फिर वो जाहिर है चीज़ों को और तरह से देखना पड़ रहा होता है। यार डिस्काउंट वाउचर लबो कितने वे मुझे मिल गया है। अच्छा, दो चीज़ें हैं वैसे तो, एक है डिस्काउंट वाउचर और दूसरा है कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, ठीक है। ये दोनों मिलते जुलते ही हैं, लेकिन हम आज करेंगे डिस्काउंट वाउचर। मैं बताता हूँ, पेज नंबर 494 पे होगा, लेकिन फिलहाल ज़रा बात तो सुन लें मेरी। डिस्काउंट वाउचर में क्या होता है, आप ख़रीदारी करते हैं तो आपको एक वाउचर दिया जाता है कि फ्यूचर में जब आप आएंगे परचेज़ करने हमारी दुकान पे, तो ये वाउचर साथ लाइएगा। ये इम्तियाज़ वगैरह पे भी जाए ना, तो आपको कहते हैं कि जी कार्ड बना हुआ है आपका, अच्छा आपको पॉइंट्स ऐड हो रहे होते हैं, वो लॉयल्टी प्रोग्राम होता है। वाउचर ये और एक लॉयल्टी प्रोग्राम, ये दोनों तरह के काम आपके जो आप सेलर होने के नाते करते हैं। तो फिलहाल आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट वाउचर, फिर कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स। या प्रोग्राम क्या होता है, आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं हर परचेज के ऊपर, जो आपके पास आपके रिकॉर्ड में इकट्ठे होते रहते हैं, तो बाद में फ्यूचर परचेज के अगेंस्ट उनको आप रिडीम करते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें स्पेशल केसेस हैं। डिस्काउंट वाउचर कई बार आ चुका, आई थिंक मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा, लेकिन कोई नहीं, अगर होगा तो आ जाएगा, पास से पर कौन सा हमने को छोड़ देना है। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम आई थिंक अभी तक टेस्ट उसने नहीं किया, डिस्काउंट वाउचर 2 से 3 दफ़ा टेस्ट कर चुका है, ठीक है। बहरहाल आसान बात है, मुश्किल नहीं है। सफ़ा नंबर 493 पे अगर आप ना आएँ, 94 पे आएँ तो आपको मिलेगा, ठीक है। डिस्काउंट वाउचर की बात हम पहले करने लगे। अच्छा जी, ज़रा इस सवाल को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको गाइड बताऊंगा कि स्टैंडर्ड ने क्या गाइडेंस दी हुई है इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि देखो सादा सी बात है, आप अगर सेलर बनकर सोचें तो आपने आज जो सेल की है, तो उसमें आपने 2 पीओज जो है वो रखी हुई थी। एक आपने जो चीज़ बेची है या बेचने का वादा किया है, और दूसरा जो आपने डिस्काउंट वाला पर्चा दिया है, ये भी तो आपकी तरफ से एक वादा है कि फ्यूचर में आओगे तो हमें डिस्काउंट देंगे, ठीक है। अब इस स्टैंड अलोन, इस पर्चे की, पीओ की स्टैंड अलोन प्राइस दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं मिलेगी आपको। इस पर्चे की कौन सी प्राइस होती है? वो मैं डिस्काउंट वाउचर खरीदने गया था, हाँ जी, मैं गया था कपड़े खरीदने, और साथ में 2 डिस्काउंट वाउचर भी खरीदने, और 5 मैंने जो है वो अपने वेस्ट कोट भी खरीदने हैं। कभी ऐसा होता है? ऐसे जनाब, एक अलमारी में वेस्ट कोट लगे हुए हैं, एक के अंदर कमीज सलवार लगी है, एक में डिस्काउंट वाउचर्स लगे हुए हैं, ये जनाब 50% वाला, ये 10% वाला खरीद के ले जाओ, ऐसा होता है? डिस्काउंट वाउचर के साथ ये मसला है, ठीक है, कि ये ऑब्लिगेशन तो है सेलर पे, लेकिन इसकी स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है। स्टैंड अलोन प्राइस का मतलब क्या है? ये अलग से बिकते नहीं है। इसीलिए इसकी स्टैंड अलोन प्राइस कैसे निकलनी है, ये आपको गाइडेंस दी है स्टैंडर्ड ने। IFRS 15 ने खुद बताया है कि डिस्काउंट वाउचर की स्टैंड अलोन प्राइस कैसे निकलनी है। इसलिए उम्मीद तो बड़ी है समझ आ जाएगी, लेकिन अगर आपने इसमें बहस करनी है कि उसने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों नहीं किया, तो फिर आपको गलत जगह पे आ गए, गलत मुल्क च आ गए तुसी। आपको फिर IAS भी बोर्ड में होना चाहिए था, वहाँ पे बैठ के मशवरा नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है। मशवरे आप लोगों ने ही देने हैं, कल को मैंने आप नहीं देने होते हैं मशवरे, जिनकी बुनियादों के ऊपर स्टैंडर्ड्स बन रहे होते हैं या बदल रहे होते हैं। हम अकाउंटेंट्स ही मशवरा देते हैं। लेकिन वैसे बात कर रहा हूँ कि आपको अगर ये बात पसंद ना आए, तो फिर आप जब बड़े हो जाएं तो आप जाकर इन स्टैंडर्ड को बदलवा भी सकते हैं। फिलहाल स्टैंडर्ड ने आपको गाइड की, मैंने आपको प्रॉब्लम समझाई है कि डिस्काउंट वाउचर आपने सेलर ने आपके हाथ में पकड़ा दिया, मैंने डिस्काउंट वाउचर आपके हाथ में पकड़ा दिया। अब मेरे ऊपर ये लायबिलिटी है कि फ्यूचर में जब आप आओगे तो मैंने आपको फ्यूचर परचेजेस के अगेंस्ट डिस्काउंट देना होगा। तो अब आज मैंने 2 चीज़ें इस तरह से, एक तरह से मैंने 2 चीज़ें, 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है मेरी, जो मैंने आज जो है वो परफॉर्म सारी हो गई या नहीं हुई, ये अलग बात है। पीओस तो 2 हैं, एक मैंने जो चीज़ें बेची वो, दूसरा मैंने जो डिस्काउंट वाउचर दिया वो। अब चीज़ों की तो स्टैंडर्ड प्राइस मिलती है आपको, लेकिन वाउचर अलग से नहीं बिकते। कहीं मार्केट में आपने देखा होता कि वाउचर्स बिक रहे हैं, ये वाउचर्स की दुकान है, डिस्काउंट की दुकान है जी, बड़ा ज़बरदस्त ब्रांड है यार, उसके वाउचर्स बड़े ज़बरदस्त हैं, ऐसा नहीं होता।
तो डिस्काउंट वाउचर की स्टैंड अलोन प्राइस अवेलेबल नहीं होती, इसको निकालने का तरीका फिर स्टैंडर्ड ने खुद बताया, ठीक है। तो अब जरा पढ़ते हैं इस सवाल को। कहता है एग्जाम्पल 4 में, एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर 100 रुपये ऑन 5 जनवरी। तो प्रोडक्ट ए बेचनी है, कितने रुपए की बेची? 100 रुपए की, ठीक है, 5 जनवरी X1 पे, ठीक हो गया जी। एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसी के अंदर ही एंटिटी गिव्स कस्टमर आ 40% डिस्काउंट वाउचर फॉर एनी फ्यूचर परचेजेस अप टू 100 रुपए इन नेक्स्ट 2 महीने, ठीक है। तो लंबी कहानी है, अगले 2 महीने में 100 रुपए तक की परचेज अगर आप करेंगे तो हम आपको 40% डिस्काउंट देंगे। यानी फ्यूचर में अगर आपका कस्टमर आकर 1000 रुपए की चीजें, अप टू लिखा हुआ है, अप टू, हाँ, अगर 50 रुपए की चीजें खरीदेगा तो आप उसको 40% डिस्काउंट दे देंगे। तो कितने पैसे लेंगे फिर उससे कितने पैसे लेंगे? कैलकुलेटर मारो, हैं, 50 रुपए की, 50 रुपए की, तो 100 रुपए तक की परचेज कर सकता है। 100 की जरूरी नहीं है, 30 रुपए लेंगे, 20 छोड़ देंगे। अच्छा, अगर वो 60 की कर ले तो करो ना, करो, हैं, 60 रुपए की परचेज वो करे तो फिर 40 रुपए छोड़ दोगे, 40% छोड़ दोगे, 40% छोड़ दोगे, 40% यानी 24 छोड़ दोगे, लोगे कितने? वो 70 की परचेज करे 40%, 80 की परचेज करे 40%, 100 तक की परचेज करे तो 40% छोड़ोगे, बाकी पैसे लोगे। वो कोई भी ना करे तो कुछ नहीं करोगे। वो 10 की खरीदारी करे तो 6 रुपए लोगे, 4 रुपए छोड़ दोगे, ये उसको कहा हुआ है आपने, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका मतलब ये होता है, अच्छा, the entity intends to offer 10% discount on all sales during next 60 days as part of seasonal promotion। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के 40% पर इस 10% का क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल कॉमन सेंस यूज करके बताना, दफा करो स्टैंडर्ड्स को, पता नहीं क्या अकाउंटिंग को छोड़ो, कॉमन सेंस यूज करके बताओ कि इस 40% पे इस 10% का क्या असर होना चाहिए अगर लॉजिकली सोचें तो। हाँ, इफेक्टिवली क्या है इस डिस्काउंट वाउचर के तहत, तो इस डिस्काउंट वाउचर के तहत तो इफेक्टिवली आप 40 नहीं 30% डिस्काउंट दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट विद दिस कस्टमर, डिस्काउंट वाउचर जो आपने दिया, आपने उसके ऊपर, अच्छा उसको देना 40% ही है जब उसने आना है, तो क्योंकि आपने उसके ऊपर 40% लिखा हुआ है, लेकिन आप सेलर हैं, हम स्टैंडर्ड क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको? स्टैंड अलोन प्राइस इसकी निकलवा रहा है, डिस्काउंट वाउचर की तो कह रहा है यार 10 तो तुमने सबको दिया हुआ है ना, इसका मतलब इसके ऊपर डिस्काउंट कितना है? 30, ठीक है। अगली बात, 5 जनवरी पे यानी जिस दिन ये चीजें बेची हैं, अब उस दिन कस्टमर ये लेकर डिस्काउंट वाउचर चला गया। अब हमने अकाउंटेंट ने स्टैंडर्ड को सामने रखते हुए पूछा सेलर से, दुकानदार से, सेलर से, सेठ साहब से, क्या लगता है जी आपको? सेलर कहता है जी मेरे ख्याल में 80% चांस है कि कस्टमर विल रिडीम द वाउचर एंड दैट कस्टमर, और फिर पहली बात क्या, वो रिडीम करेगा, इसका चांस कितना है? 80%। बात समझ आ रही है? और अगर रिडीम करेगा तो कितनी परचेज करेगा, उसका चांस है जी 50 रुपए, ठीक है। अब ये जो स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ डिस्काउंट वाउचर है, ये अब आपकी जाने बला, आपके तो फरिश्तों को तो पता हो शायद, लेकिन आपको नहीं पता, ठीक है, कि डिस्काउंट वाउचर की स्टैंड अलोन प्राइस क्या होती है। इसको एस्टिमेट करने का तरीका हमें स्टैंडर्ड ने बताया। स्टैंडर्ड ने क्या गाइडेंस दी? स्टैंडर्ड ने कहा जी सबसे पहली चीज तो ये है, 100 रुपए तक की परचेज करेगा तो 40% तक डिस्काउंट देंगे। ये तो बात हो गई ना जो उस डिस्काउंट वाउचर के ऊपर लिखी हुई है, और ऐसा हो जाए तो करना है, इसके बराबर करना पड़ेगा। वो करेगा परचेज तो उसको 40% डिस्काउंट देंगे आप, ठीक है। वो फिर एस्टीमेट है, वो बाद में चेंज हो सकता है, उस वक्त देखेंगे। लेकिन फिलहाल स्टैंडर्ड ने बोला आपके ख्याल में वो 100 रुपए की परचेज, पहली बात आपके ख्याल में वो परचेज करने आएगा? ने कहा हाँ आएगा। ने कहा ठीक है, फिर इसका मतलब डिस्काउंट वाउचर आपकी ऑब्लिगेशन बन रही है। अच्छा, कितनी खरीदारी कर लेगा आपके ख्याल में? आपने कहा जी मेरे हिसाब से तो वो ₹50 तक खरीदारी करेगा। स्टैंडर्ड ने कहा ठीक है, 50 रुपीज़ लो। कोई प्रमोशनल नॉर्मल वाली कोई ऑफर है तो वो अलग कर दो, इस कस्टमर की अलग करो। हमने कहा हाँ सीजनल हमने ऑफर लगाई है 30% की और 10% की, तो फिर इसके लिए स्पेसिफिक देखें तो क्या है जी? अच्छा, अब ये क्या है, कितनी परचेज करेगा? 50। कितना डिस्काउंट दोगे? 30। लेकिन वो आएगा या नहीं, इसका चांस कितना है?
नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, इधर से देखो, मैंने पहले बोला था लिखा नहीं था, इधर देखो भाई, डिस्काउंट वाउचर दिया है कस्टमर को, हाँ जी दिया है, वो आएगा, हाँ जी आ जाएगा, क्या चांस है 80%, ठीक है 80% उसके आने का चांस है। अच्छा अगर आया तो कितनी परचेज करेगा, 50 रुपए तक, तो कितना डिस्काउंट दोगे, 30% तक, तो ये जनाब आपके स्टैंड अलोन प्राइस निकल आई डिस्काउंट वाउचर। ये स्टैंडर्ड ने कहा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, स्टैंडर्ड ने कहा है आपको दुनिया में कहीं पे स्टैंड अलोन प्राइस तो मिलनी नहीं है वाउचर की, तो आपको मैं ही गाइड कर देता हूँ कि आप इस डिस्काउंट वाउचर की, दुनिया सारी में डिस्काउंट वाउचर तो धड़ाधड़ दे रहे हैं सेलर्स, ठीक है, तो फिर इसकी स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, इसकी स्टैंडर्ड प्राइस कितनी निकली बोलो, अब हाँ 40 ही देंगे, इस डिस्काउंट वाउचर की स्टैंडर्ड प्राइस निकाली है 40% ही देंगे, वो आएगा ना एक्चुअल में, वो एक्चुअल में 50 से ऊपर भी खरीद सकता है, फिर आपने 50 क्यों लिया, ठीक है, लेकिन इस डिस्काउंट वाउचर की स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड ने ये निकलवाई है, ठीक है, कि आपने इसको 12 रुपए पर आज रिकॉर्ड करना है, मतलब इसकी स्टैंडर्ड प्राइस 12 रुपए है। अब आगे देखते हैं, मैं कौन सा भागा जा रहा हूं, ये सारे केसेस पड़े हैं, वो 50 की चीजें खरीदे, वो 20 की खरीदे, वो आए ही ना, ये सब कुछ करेंगे अभी, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, अभी सारा कुछ करके ही जाएंगे घर इंशाल्लाह, मतलब आज, ठीक है। अब अच्छा जी, अब ऐसा है कि एक छोटी सी वर्किंग करते हैं हम, ये क्वेश्चन अब मेरा शुरू हो गया, मैं ये क्वेश्चन यहीं पे कर रहा हूं, ओके, एग्जांपल 4 है, पेज नंबर 494 डिस्काउंट वाउचर की, ठीक है, ये ऊपर जो मैंने काम किया है ना जी, ये दोबारा वर्किंग में प्रॉपर तरीके से करते हैं हम, ठीक है, सवाल हमें आ गया जी, ये डिस्काउंट वाउचर का सवाल है, ठीक है। अब सबसे पहले वही आपकी मशहूर ज़माना वर्किंग, आपकी असल में 2 पीओज हैं, आपको ये समझाना चाह रहा था स्टैंडर्ड, ठीक है, एक तो आपने प्रोडक्ट ए देनी है सेलर को, और दूसरा आपने डिस्काउंट वाउचर भी दिया है, ठीक है, आप डिस्काउंट वाउचर जो है, इधर देखो, इधर देखो, स्टैंड अलोन प्राइस आपको गिवन है प्रोडक्ट ए की, क्योंकि प्रोडक्ट ए कितने की बेची है आपने, 100 रुपए की, क्या ख्याल है, ऐसे नहीं है, अब बोलो, ये देखो, ये एंट्री एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ ए फॉर 100, अब ये 100 रुपए ही इसकी स्टैंड अलोन प्राइस होगी, जाहिर प्रोडक्ट ए 100 की बिकती होगी, तो 100 की बेची है आपने, ठीक है, साथ में आपने डिस्काउंट वाउचर दिया है, अब ये डिस्काउंट वाउचर आपके गले नई चीज पड़ी है, तो इसके बारे में स्टैंडर्ड ने कहा कि चांद कितना लगता है कि वो परचेज करेगा, पर अब हम स्टैंडर्ड प्राइस निकाल रहे हैं, ये स्पेशल केस है, ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन से नहीं, ये मार्केट असेसमेंट से नहीं, रेजुअल वैल्यू से, रेजुअल अप्रोच से नहीं निकलता इसकी स्टैंडर्ड प्राइस, इसकी स्टैंडर्ड प्राइस निकालने का तरीका स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड ने खुद बताया है, इसकी भी और कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम की भी, क्योंकि ये कहीं बिकते हुए नजर नहीं ना आते आपको, मार्केट नहीं है इनकी, तो इसके बारे में स्टैंडर्ड ने खुद बताया, क्या बताया, क्या चांद कितना लगता है ये परचेज करेगा, उन्हें 50, और स्पेसिफिकली इसको, इस कस्टमर को क्या डिस्काउंट दे रहे हो, 30%, और आने के चांसेस क्या हैं, हमने कहा जी इसके आने के चांसेस हैं 80%, ठीक है, तो फिर क्या बन गया जी 12, अब ये स्पेशल केस है, तो स्पेशल ही होता है, यानी टोटल आपने इसको बैलेंसिंग आज निकालना है, ठीक है, तो 112 रुपये स्टैंड अलोन प्राइस है, क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, इसलिए स्टैंडर्ड ने इसकी स्टैंड अलोन प्राइस आपको निकलवाई है। अब अगला काम आपका वही है, आलू काटेड ट्रांजैक्शन प्राइस, अब ट्रांजैक्शन प्राइस तो बेटा वही है, वही 100 रुपये, आपका कस्टमर क्या देकर गया आपको, 100 रुपये, और क्या लेके गया, एक आपसे प्रोडक्ट ए लेकर गया, और दूसरा उसके हाथ में डिस्काउंट वाउचर भी था, जिसपे लिखा हुआ था कि फ्यूचर में आओगे तो 40% ही डिस्काउंट देंगे, अभी 40 देते हैं इंशाल्लाह इसको, ठीक है। अब आलू काटो, आलू काटो, काटो 89 और 11, ठीक है। अब ये करने के बाद आपको क्या सिखाया हुआ है, ये साइड पे हो जाता है, और एंट्रीज के लिए क्या यूज करते हैं आप, अभी आपको पता भी लगेगा इसका फायदा क्या, असल में स्टैंडर्ड की ये कोशिश है कि अगर भाई इधर जागना, थोड़ा सा जागना है, बड़ी अहम बात चल रही है, थोड़ा सा जागना, स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड यहाँ पे ये इंश्योर करना चाह रहा है कि अगर आपने फ्यूचर की सेल बढ़ाने के लिए एक ऑफर दी है, तो इस सेल को सारा डिस्काउंट एलोकेट हो जाए,
ये भी मुनासिब नहीं है। तो अगलों पर भी डिस्काउंट एलोकेट करवाता है, मतलब, और सबके सब अगले वाले पर ही डिस्काउंट अलाउ हो जाए, ये भी सही नहीं है, क्योंकि अगली सेल, इस वाउचर की लालच में लोगों ने ये सेल की होगी, मतलब ये परचेज की होगी, तो फिर कुछ हिस्सा इसको भी आना चाहिए था। तो अब ये देखना है आपने, ठीक है। तो अब 5 जनवरी को एंट्री करेंगे हम। तो 5 जनवरी X1 पर आपकी एंट्री क्या होगी, बोलो। कैश आपने रिसीव कितना किया है भाई? 100 रुपया कैश रिसीव हो गया, ठीक है। रेवेन्यू प्रोडक्ट ए का रिकॉर्ड कर लो, कितना रेवेन्यू प्रोडक्ट ए का, प्रोडक्ट ए कितना जी? 89। और बाकी क्या है फिर? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। डिस्काउंट वाउचर क्या है? डिस्काउंट वाउचर तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी टू प्रोवाइड डिस्काउंट इन फ्यूट्यूरे। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट कर, ठीक है जी। कितने से? 11 से। अब ये तो हो गया हमारी इनिशियल एस्टिमेशन की बेस पे सारा कुछ ओके। अब अगली बात ये है कि कस्टमर हमारे साथ क्या तमाशे लगाता है। हमारे अंदाजे के मुताबिक ही बात हुई तो कोई एस्टिमेट चेंज नहीं, जो सोचा था वो हो गया। अगर ऊपर नीचे होगा तो एस्टिमेट चेंज उस मौके पे कर लेंगे, ठीक है। अब जी ये 5 जनवरी गया हो, अब जो अगला है ना वो मैं यहीं पर ही सारे कर देता हूँ, ऑप्शन ए बी और सी ऐसे, यानी पहली एंट्री हर केस में यही होनी है भाई, पहली एंट्री यही होनी है। कहो तो कॉपी पेस्ट कर लेते, वैसे ऐसे भी ठीक है। ये पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री जाकर हो रही है, कितने का सवाल ये रहा, कहता है जी 20 फरवरी X1 पर कस्टमर मेड परचेज ऑफ 50 एडिशनल प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब ये डिस्काउंट वाउचर होता है, तो डिस्काउंट वाउचर जब उसने लेके आना है ना, तो 100 तक की परचेज उसने करनी थी, वो 50 भी करेगा ना, तो सबसे पहले आपका कैशियर क्या करेगा, आपका जो दुकान वाला अकाउंटेंट होगा वो क्या करेगा, जो बिल बनाने वाला बंदा होगा वो क्या करेगा, आप उसको डिस्काउंट वाउचर दिखाएंगे तो आपको वापस नहीं कर देता, बल्कि वो डिस्काउंट वाउचर ले लेता है, पंच करता है या फाड़ता है, और फाड़ के या पंच करके अपने पास रिकॉर्ड में रख लेता है। तो अब आपने 100 तक परचेज करनी थी, आप चाहे 100 करो, उससे ऊपर तो कर नहीं सकते, मतलब 100 तक की डिस्काउंट है, चाहे 80 करो, चाहे 50 करो, चाहे 20 करो, बस ये एक ही चांस, वाउचर का एक ही चांस होता है, तो आपने आके रिडीम कर लिया अपना वाउचर का डिस्काउंट, ठीक है। तो 20 फरवरी को भाई साहब आए, वही कस्टमर आया दोबारा, हमने देखा वो आ गया डिस्काउंट लैंड, ठीक है। तो 50 रुपए की उसने एडिशनल परचेजेस कर ली। अब इधर देखो 20 फरवरी X1 पे आप क्या एंट्री करोगे भाई, क्या एंट्री करोगे? सबसे पहले तो आपने मजीद सेल की है, तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। क्या ख्याल है? कैश डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। लेकिन एक लायबिलिटी आपने जो स्टैंड की हुई थी, सबसे पहले आपने उसको खत्म कर देना है, अब वो नहीं रही, ठीक है। अब स्टेप 1 क्या करना है आपने? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को खत्म कर देना है। ये तरतीब देख लें, इसी तरतीब पे करेंगे फिर मसला नहीं होगा, ठीक है। ऐसी एक चीज पहले भी आई थी, प्रीपेड, अगर तरतीब पकड़ी थी तो हमें मसला नहीं होता, जब सेल को खा जाता था वो सेलर बाय, पेबल बाय सेलर टू कस्टमर। ऐसी इसकी तरतीब देख लो, स्पेशल केस है, मतलब इसमें और सिनेरियो और कोई नहीं, सिनेरियो ही पॉसिबल सामने है, और सवाल इसमें 2-3 दफा आया भी हुआ है, तो इसलिए तरतीब देख लो। स्टेप 1 क्या करोगे? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को खत्म कर दो, कितने से? जितने पे पड़ी है, क्योंकि इसके बाद अब यहाँ कोई लायबिलिटी नहीं है। कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स जरा डिफरेंट है, उसमें लायबिलिटी चलती है, इसलिए मैंने वो अलग करवाना है, कब वो मंडे को कराना है, ताकि ये अलग हजम हो वो अलग हजम हो, ठीक है। अब हाँ जी, एक तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी खत्म हुई, दूसरा जब उसने चीजें खरीदी हैं तो कैश तो उसने देना ही है ना। अब बोलो, अब कैश उसने देना है, तो चीजें कितने की खरीदी हैं उसने? हमने कहा यार 50 रुपए दे दो, उसने 50 रुपए की बजाय डिस्काउंट वाउचर निकाला था, ने कहा ये देखो आपने लिखा हुआ है कितने % डिस्काउंट देंगे हमें, 30 नहीं, उसके ऊपर 40 लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर हमने कहा अच्छा हाँ, हाँ सही कह रहे, मुझे देखा, ओके ठीक है, चेक किया, पंच करके मैं कैशियर हूं, मैंने बीच में रखा, तो मैंने कैलकुलेटर के ऊपर 50 में से 50 का 40% माइनस किया और मेरा आंसर आया 30 रुपए, और रेवेन्यू में हमेशा इसमें बैलेंसिंग निकाल लिया करूंगा, कितना 41। अब जरा गौर फरमाए ना, तो हुआ क्या है,
हुआ कुछ ऐसे है कि आपने आज सेल तो की है 50 रुपए की, लेकिन आपने उसको बुक सिर्फ कितना किया है, 41 रुपए का। अब अगर आप मुकम्मल डिस्काउंट चेक करें तो मुकम्मल डिस्काउंट आपने कितना दिया है, 50 में से 20 माइनस किए हैं, यानी टोटल आपने डिस्काउंट तो 20 रुपए का दिया है। लेकिन स्टैंडर्ड ने आपसे क्या करवाया, गौर करें, स्टैंडर्ड ने कहा है कि डिस्काउंट वाउचर की वजह से ही तो ये सेल शायद हुई थी, लोग लालच में आके इधर आए थे, तो फिर सारा डिस्काउंट इधर पड़े और ये सेल आपकी 30 की बुक हो, ये भी मुनासिब नहीं है, ठीक है। और सारा डिस्काउंट इधर ही पड़ जाता तो भी वो तो डिस्काउंट था ही नहीं। अब अगर आप गौर फरमाए ना तो टोटल डिस्काउंट आपने दिया उसको 20 रुपए का है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपने इधर रिकॉर्ड किया है और थोड़ा सा आपने वहीं पर उसको कम करके रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया था। या यूं समझ लें, ज्यादा अच्छा समझ आएगा, वैसे इस लॉजिक की जरूरत कतन नहीं है। पर्चा पास करने के लिए ये एंट्री हो चुकी, जिसमें स्टेप 1 आपने लायबिलिटी को उल्टा देना है, स्टेप 2 आपने कैश को लेना है। जो कैश, सोचो ना, दुकान पे आप गए हो तो सोचो 50 रुपए की चीजें खरीदी हैं, वाउचर 40% डिस्काउंट वाला है, तो आप क्या पे करोगे, 50 माइनस 50 का 40%, तो वो स्टेप 2 में कैश पे करो। और तीसरा स्टेप में बैलेंसिंग फिगर क्या कर लो ये कैसे 1 2 3 लिखा हुआ है, एबीसी शुक्र है, मैं 1 2 3 मैंने कहा बाद से 1 2 3 समझ ना आए, ये 1 ये 2 और ये फिर 3 स्टेप बैलेंसिंग, तो कोई समझने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब लॉजिक भी है इसके पीछे, वो क्या है समझा देता हूं, वैसे जरूरत कोई नहीं है। लॉजिक ये है, हमने ये सेल जो आज की थी इसमें डिस्काउंट वाउचर दिया है, ठीक है। अब वो डिस्काउंट वाउचर की वजह से अगली सेल हो रही है, लोग इसी लालच में आए ना। यूं भी कह सकते हैं कि इस सेल को भी इस डिस्काउंट वाउचर की लालच में अगलों ने किया है। तो अगर आप गौर करें तो हमने 11 रुपए का जो डिस्काउंट था वो जो उधर से कम किया था, यानी कि वहां पर कम किया था, वो 11 रुपए 9 रुपए का यहां से भी कम किया है, यानी कि वो नेट में जाकर इन दोनों ट्रांजैक्शंस को हिट कर रहा है रेवेन्यू रिकग्निशन के वक्त। वहां पे पूरा 100 रिकॉर्ड नहीं करवा रहा, यहां पे पूरा बनता कितना था 50, वो रिकॉर्ड नहीं करवा रहा, ठीक है। यहां पर अब देखने में पूरा 30 ही रिकॉर्ड करने का दिल कर रहा था आपको, लेकिन 30 नहीं रिकॉर्ड करवाया, उसने कहा ना 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 11 का डिस्काउंट उधर डाल दिया था, वहां पर सेल 11 से कम की थी, तो यहां पर फिर वो बाकी की लायबिलिटी बुक करके यहां से खत्म कर ली, ताकि दोनों सेल्स के ऊपर इसका असर आए। लेकिन इस लॉजिक का कसम से कोई फायदा नहीं है, सादा सी बात है, ये काम करना है, स्टैंडर्ड ने गाइड किया है कि ये स्टैंड लोन प्राइस निकालने का तरीका है डिस्काउंट वाउचर का, ये आपने लिख लिया, फिर आपने अपने तरतीब पर काम करते हुए एंट्री बुक की, ये लायबिलिटी बुक हो गई। अब जिस दिन वो आ गया आपने उस लायबिलिटी को क्या कर दिया, बोलो, उस लायबिलिटी को क्या कर दिया, खत्म। तो ये जनाब आपका पहला केस बना, ठीक है। अब बाकी बहुत आसान है, एक कोई समझने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये जनाब आपका केस 1 बन गया, इसको मैं कहता हूं ए था ना। अच्छा, अगर दूसरा केस बने तो इंडिपेंडेंट सिनेरियो है, ठीक है ना। दूसरे केस में क्या हो रहा है, कहता है आया तो सही कस्टमर 20 फरवरी को, लेकिन सिर्फ कितने रुपए की परचेजेस की हैं उसने, 20 की। अब डिस्काउंट वाउचर बेटा आपने उठाकर ले लेना, उससे फाड़ देना है, पता है ना आपको, बोलो। तो 20 फरवरी X1 पर आपके पास जब वो तशरीफ लेकर आएंगे मोजिस सारिफ, तो आपने सबसे पहले अपनी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट कर देना है, क्योंकि आपने उनसे डिस्काउंट वाउचर लेकर उसको फाड़ के फेंक देना है, अपने पास संभाल के रखें तब भी 11। स्टेप 2 में आपने कैश रिकॉर्ड करना है और आपने कहना हाँ जी क्या क्या चीजें लाए, कड़िंग 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 कंप्यूटर पे आया, ये जी टोटल आपका बन गया है 20 रुपए, और आपके डिस्काउंट वाउचर की वजह से आपको इस 20 रुपए का हम, तो बेटा वो अंदाजा होता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, इस वक्त एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, रेवेन्यू ज्यादा बुक होना ज्यादा बुक भी हो जाएगा, लेकिन एक तरतीब है, ठीक है। तो आपने 20% का 40% माइनस किया, 12 रुपए उसने जमा करवाए। अब चीजें वो 20 ही खरीद के जा रहा है, लेकिन पे कितना करके जा रहा है, 12, ठीक है। रेवेन्यू हमने क्या करना है, बैलेंसिंग, ठीक है। तो कितना है सिंग वाला बैलेंस, सिंग वाला बैलेंस कितना है 23। अब देखो तो चीजें खरीद कर कितनी गया है 20 रुपए की,
और आपने इनफैक्ट ज्यादा रेवेन्यू बुक किया है, क्योंकि आपका अंदाजा था इस दिन खड़े होकर कि वो इतना को डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा, 11 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा। आपको देना कितना पड़ा? 20 और 12 का फर्क देखो, सिर्फ 8, तो बाकी का 3 आपका एडिशनल रेवेन्यू आ गया। अब यहां से इधर से सोचो, इधर से सोचो, सोचा था 11 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा और पिछले केस में आपको देना कितना पड़ गया था? 20 का डिस्काउंट, तो 11 में 20 का फर्क कितना था? 9, तो इस सेल को खा गया था वो। तो अंदाजे से ज्यादा डिस्काउंट दे दें या अंदाजे से कम डिस्काउंट दे दें, मैकेनिज्म ऐसा बना लिया हमने कि एडजस्टमेंट हो जाएगी। आखिरी बार फिर सुन लो, सोचा था 11 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है, एक्चुअल में देना पड़ गया 50 वाली चीज बेचकर 30 लिए, तो 20 का डिस्काउंट, तो 11 का डिस्काउंट समझो पहले चार्ज हो गया था और 9 का यहां पे हो गया। सोचा था 11 का डिस्काउंट देना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 8 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब 3 रुपए का अब दोबारा नहीं देना। अब सेल तो की थी 20 रुपए की, लेकिन रेवेन्यू कितना बुक हो गया? 3 का, यानी वो जो अंदाजे से ऊपर चलेगी बात, तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू बढ़ गया। इधर रेवेन्यू कम हो गया, इधर बढ़ गया, ठीक है। और तीसरे केस में वो आया ही नहीं, ईद आ गई पर कस्टमर नहीं आया, ठीक है, ईद आ गई पर कस्टमर नहीं आया, मेरे ख्याल में यही है ना तीसरा, देखो केस, ईद आ गई पर कस्टमर नहीं आया, ठीक है। तो फिर भी पढ़ लूं मैं, तो कस्टमर डिड नॉट कम, 60 डेज गुजर गए, तो डेट क्या डालनी है? चलो डाल दो, 5 जनवरी है, अब दिन गिनने लग जाओगे बस, ठीक है, जो भी डेट है 60 दिन एक्सपायर हो गए, तो सबसे पहले आपने वो तो कोई नहीं आया, लेकिन उसके ऊपर डेट जो लिखी हुई है वो तो अब आ भी जाए तो वो डेट तो किसी काम की नहीं है, यानी अब आपकी लायबिलिटी टू प्रोवाइड डिस्काउंट क्या हो गई? खत्म, ठीक है। उसके बाद फिर आपने, जब वो आया ही नहीं, मैं फिर भी लिखूंगा, आपकी तरतीब है ना खराब हो, तो आपने कैश, स्टेप 2 में क्या करना है जी? कैश रिकॉर्ड करना है 0, और सारा का सारा 11 अब क्या कर लो, वही वो नहीं आया मोहम्मद बख्शा, वो नहीं आया, जब नहीं आया तो फिर जो आपने लायबिलिटी बनाई थी अब वो खत्म करो, रेवेन्यू बुक कर लो, डिस्काउंट वाउचर, ठीक है। इसकी तस्वीर खींच लो, और 2 सवाल मेरे ख्याल में ना 2:15 क्लास शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो 2 सवाल अगर टाइम बच जाए, किसी तरह से मिल जाता है, तो वो आपने ट्राई करने हैं। पास्ट पेपर 11 का 3 और 14 का 3, जिसमें डिस्काउंट वाउचर का जिक्र है। लेकिन ध्यान से देखने वाली बात क्या है पता है? ध्यान से ये देख लेना, सवाल में उसने 50 की फिगर दी है या 50 का 30% करके जो आंसर आता है उसकी फिगर दी हुई है, ये निकालते हुए जरा ध्यान से ये देख लेना, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, 11 का 3, 14 का 3। अल्लाह हाफिज।